उत्तराखंड का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ चिपन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। चमोली जिले के खनूरी गांव में माता पिता का साया खोने के बाद परेशानियों में जीवन यापन कर रहे 3 अनाथ बच्चों की मदद को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाथ बढ़ाया है। मामला संज्ञान में आने पर मुख्यमंत्री ने चमोली प्रशासन की टीम के माध्यम से अनाथ बच्चों के भरण पोषण और सर्दी से बचाव के लिए आवश्यक सामग्री पहुंचाई। मुख्यमंत्री के निर्देश पर चमोली प्रशासन की टीम ने खनूरी गांव पहुंचकर मुख्यमंत्री द्वारा बच्चों के लिए भेजी गई आवश्यक वस्तुएं उन्हें उपलब्ध करवाई। वहीं मुख्यमंत्री ने अनाथ बच्चों के लिए सरकार की ओर से हर संभव मदद करने का भरोसा दिया। गौरतलब है कि खनूरी गांव निवासी नैन सिंह की अक्टूबर महीने में बीमारी से मृत्यु हुई, जबकि उनकी पत्नी स्वर्गीय कुसुम देवी की मृत्यु वर्ष 2020 में हो गई थी और ऐसे में उनकी 2 बेटियां संजना और साक्षी के साथ ही एक बेटा जिसका नाम की आयुष है वो बेसहारा हो गए। हालांकि गांव के ग्राम प्रधान वीरेंद्र सिंह के साथ ग्रामीणों की ओर से बच्चों का सहारा दिया जा रहा है, लेकिन मां और उनके पिता का साया सर पर उठने के चलते बच्चों के सम्मुख आर्थिक संकट खड़ा हो गया और ऐसे में मामले की जानकारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मिलने पर उन्होंने जिला प्रशासन को बच्चों की तीव्र सहायता करते हुए अन्य व्यवस्थाएं करने के दिशा निर्देश दिए, जिस पर कि उप राजस्व निरीक्षक अनुज बंडवाल के नेतृत्व में प्रशासन की टीम ने बच्चों के घर पहुंचकर सर्दी से बचाव के लिए बच्चों को कंबल, गर्म कपड़े, फल और पोषण की अन्य सामग्री उपलब्ध करवाई। इस दौरान राजस्व निरीक्षक ने बच्चों के आवास और शौचालय का निरीक्षण भी किया। उन्होंने सरकार और प्रशासन की ओर से बच्चों को हर संभव मदद करने का भरोसा दिलाया। आज जो है माननीय मुख्यमंत्री और जिलाधिकारी महोदय चमोली, उप जिलाधिकारी महोदय चमोली के निर्देशन में आज हम यहाँ खनूरी गाँव में आए और ठंड के दृष्टिगत और इनका भोजन, राशन और अन्य स्नैक्स, फल वगैरह और कंबल वगैरह लेके हम इनको फौरी राहत के तौर पे देने आए हैं। इसमें जो है आगे भी जो है समय समय पर जो है इन लोगों को जैसी भी आवश्यकता होगी माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में जो है इनको मदद की जाएगी। वहीं कुमाऊं मंडल आयुक्त दीपक रावत ने मंगलवार को निर्माणाधीन जमरानी बांध परियोजना का स्थलीय निरीक्षण कर गतिमान कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। आयुक्त ने कहा कि कुमाऊं क्षेत्र का महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट जमरानी बांध परियोजना पूर्ण होने से क्षेत्र में सिंचाई के साथ पेयजल की समस्या से होने वाली परेशानियों से लोगों को निजात मिलेगा। उन्होंने कहा कि गर्मी के सीजन में हल्द्वानी और उसके आसपास के क्षेत्रों में जो पेयजल की कमी है, जमरानी बांध परियोजना बनने से पेयजल पूर्ण जो रूप यहाँ पर मिलता नजर आएगा। सिंचाई हेतु हल्द्वानी के आसपास क्षेत्रों के साथ ही गुले भोज बौर बांध के साथ ही उत्तर प्रदेश के बरेली तक पानी उपलब्ध होगा। आयुक्त दीपक रावत ने कहा कि 3700 करोड़ की लागत से बनने वाली जमरानी बांध परियोजना वर्ष 2029 में पूर्ण होगी। जमरानी बांध परियोजना की ऊंचाई लगभग 150 मीटर होगी तथा लंबाई 10 किलोमीटर तक होगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में 600 मीटर की 2 टनल का कार्य गतिमान है, जिसके द्वारा पानी का डाइवर्जन जो है वो किया जा रहा है, जिसका कार्य लगभग 16 महीने पश्चात पूर्ण होगा। डाइवर्जन का कार्य पूर्ण होने के पश्चात बांध का निर्माण भी शुरू हो जाएगा। कुमाऊं का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है जिसकी कॉस्ट लगभग 3700 करोड़ के आसपास है और इससे जो हमें फायदा होगा तो इरिगेशन के क्षेत्र में होगा और दूसरा जो हल्द्वानी की जो ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम है उसमें बहुत ज़्यादा इस तरह से आप जानते हैं कि इम्प्रूवमेंट होगा और पानी ज़्यादा मिलेगा, बढ़ा हुआ पानी हमको। तो ये प्रोजेक्ट जो कंप्लीट होना है 2029 तक इसको पूरा होना है। आज हम साइट पे देखने आए थे। कुल मिला के जो काम होंगे इसको जो डैम है वो तो बनेगा जिसकी लगभग 200 मीटर इसकी हाइट होगी और पूरे 10 किलोमीटर के इलाके में एक बड़ी झील भी बन जाएगी तो इस पानी को हम स्टोर करेंगे। अभी जो काम होने हैं सबसे पहले तो एक कॉपर डैम बनेगा और 600 मीटर की पहाड़ के अंदर एक टनल बनेगी, जिस टनल के थ्रू फिलहाल पानी को हम जाने देंगे ताकि हम एक्चुअल डैम पे काम करें। एक डाउनस्ट्रीम में एक और कॉपर डैम बनेगा ताकि जो नदी का गौला नदी का पानी बैकलैश से ऊपर ना आए। तो वर्तमान में जो काम चल रहा है तो जो हमारा बेसिकली टनल बनेगी, टनल की जो एग्जिट
उस पर प्रोटेक्शन वर्क चल रहा है, जिसमें सेल्फ बिल्डिंग एंकर्स बन रहे हैं और लगभग 40 के आसपास साइट के इंजीनियर्स हैं। उनकी अभी हमने लैब भी देखी, एक टेस्ट भी मैंने रैंडमली यहाँ पे कराया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि लगातार इसकी निगरानी होती रहनी चाहिए और कोई सामंजस्य की कमी डिपार्टमेंट्स के बीच नहीं आ पाए और टाइमली प्रोजेक्ट हमारा पूरा हो और इसका लाभ कुमाऊं के जो हमारे निवासी हैं। सरोवर नगरी नैनीताल में कुमाऊं आयुक्त और सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत ने जिलाधिकारी कार्यालय का वार्षिक निरीक्षण किया। उन्होंने डीएम, एडीएम, कोर्ट कार्य, पर्वतीय मैदानी रिकॉर्ड रूम, खनन पटल, सीआरए सेक्शन सहित अन्य पटल का निरीक्षण किया। इस दौरान मिली खामियों पर नाराजगी जताई गई और उन्होंने संबंधित पटल सहायकों को कार्य प्रणाली में सुधार लाने और अधिकारियों को नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। साथ ही डीएम से कहा गया है कि रिकॉर्ड रूम के एक सेक्शन की जो यहाँ पर डिजिटाइजेशन है वो की जाए। उन्होंने कहा कि जिले के रिकॉर्ड रूम का एक सेक्शन डिजिटाइज किया जाएगा, तो इसी तर्ज पर धीरे धीरे सभी सेक्शन को डिजिटाइज किया जा सकेगा। अपर जिलाधिकारी प्रशासन कार्यालय के निरीक्षण के दौरान आयुक्त को एडीएम की कोर्ट केसों में काफी खामियां भी मिली। आयुक्त ने एडीएम की 1 महीने का समय उससे देते हुए व्यवस्था को दुरुस्त कर सिस्टम में सुधार के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि केस डायरी के अनुसार वादों की सुनवाई ऑर्डर शीट में हस्ताक्षर हो। इस मामले में डीएम और साथ ही साथ जो डीएम है, डीएम को एडीएम की कोर्ट को रिव्यू करने और 1 महीने बाद पुनः निरीक्षण करने के निर्देश जारी किए गए। कल जो कलेक्ट्रेट है इसका वार्षिक इंस्पेक्शन यहाँ पे किया गया था और मुख्यतः एक तो जो अलग अलग न्यायालयों में कोर्ट केसेस चल रहे हैं, इसमें कलेक्टर का न्यायालय है, यहाँ पे 2 एडीएम्स हैं उनके न्यायालय, इसको देखा गया और जो कलेक्टर के न्यायालय है इसमें व्यवस्था ठीक मिली। केवल एक पर्टिकुलर न्यायालय में मुझे लगता है कि काफी कमियां हैं और उसमें सुधार करने के लिए 1 महीने का समय दिया गया है। इसके अलावा जो हमारा सीआरए सेक्शन है, जहाँ पे रजिस्ट्री जो वसूली है, अलग देयक आते हैं, उनको भी देखा गया और इसमें वसूली की स्थिति ठीक पाई गई। कुछ माइनिंग के मामले ऐसे हैं जिसमें मुझे लगता है थोड़ा गति लाने की आवश्यकता है और सरकार का रेवेन्यू वहाँ पे इससे निकल के आएगा और बाकी सब पटलों पे जो व्यवस्थाएं हैं वो ठीक पाई। राज्य कर विभाग की विशेष अन्वेषण इकाई ने देहरादून, ऋषिकेश और हरिद्वार की आयरन स्क्रैप फार्मों पर छापेमारी कर 12 करोड़ रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट का फर्जीवाड़ा उजागर किया है। अपर आयुक्त गढ़वाल जोन पीएस ढूंगरियाल और संयुक्त आयुक्त अजय कुमार सिंह के नेतृत्व में 5 टीमों ने कार्रवाई की। जांच के सामने आया कि कारोबारी फर्जी बिलों के माध्यम से आईटीसी का लाभ उठा रहे थे। कार्रवाई के बाद स्क्रैप कारोबारियों ने गलती स्वीकार कर 41 लाख रुपए जमा कर दिए। विभाग ने फार्मों के अंदर दस्तावेज कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। अपर आयुक्त राज्य कर पीएस ढूंगरियाल ने बताया कि जल्द ही 1 करोड़ रुपए और वसूले जाएंगे। उन्होंने कहा कि जीएसटी चोरी करने वालों के खिलाफ ये अभियान लगातार आगे भी जारी रहेगा। हाँ, इसमें हमारी टीमों द्वारा जो है कि 5 फर्मों की जांच की गई थी, जो देहरादून, ऋषिकेश और हरिद्वार है। और इसमें ऋषिकेश की एक टीम जो हरिद्वार में की गई थी, वो उसकी फर्म का था, जिसमें से मुख्यतः अरहान ट्रेडर्स, हिंदुस्तान ट्रेडर्स, सिद्धवली बिल्डर्स और एसके स्टील की जांच की गई थी। इनके द्वारा विशेषकर किया गया फर्जी बिलें जारी की जा रही थी और 12 करोड़ के आसपास आईटीसी इलीगल इनके द्वारा किया गया था। जांच के समय में हमारे अधिकारियों के द्वारा 70 लाख के आसपास जमा कराया गया है और इसकी विस्तृत जांच व्यवसाय इकाई देहरादून द्वारा की जा रही है। 12 करोड़ में से अभी तक 80 लाख जमा हो चुका है और इनकी विस्तृत जांच नियमित रूप से चल रही है। हाँ, ये आपका अच्छा क्वेश्चन है। हमारे हरिद्वार की टीम के द्वारा भी जो है लगातार वाहनों की जांच, शेष फर्मों की जांच और आयरन स्टीलों की फर्मों की लगातार निगरानी रखी जा रही है और जैसे आगामी जांच होगी हम पौड़ी जिले में साइबर एंड फाइनेंशियल धोखाधड़ी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिसके झांसे में आकर लोग अपनी लाखों रुपए की जमा पूंजी पल भर में गंवा रहे हैं। इस साल पुलिस ने साइबर एंड फाइनेंशियल धोखाधड़ी के कुल
72 मुकदमे दर्ज किए और कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस पर इस साल 58 अभियुक्तों को पकड़कर 1 करोड़ 3 लाख की धनराशि साइबर ठगों से वसूल कर साइबर एंड फाइनेंशियल फ्रॉड का इस झांसे में आए पीड़ितों को लौटा चुकी है। एसएसपी ने साइबर ठगी से बचने के लिए लोगों से सूझबूझ से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने और ठगी होने पर तत्काल पुलिस को सूचित करने की अपील की है। जनपद पौड़ी गढ़वाल की पुलिस के द्वारा लगातार फाइनेंशियल फ्रॉड व साइबर फ्रॉड के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए कुल 72 मुकदमे वर्ष भर में पंजीकृत किए गए हैं, जिसमें कुल 58 अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई भी की गई है और कुल 1 करोड़ 3 लाख की धनराशि अभियुक्तों को वापस करवाई गई है। मेरा समस्त जनता से अनुरोध है, यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का कोई फाइनेंशियल या साइबर फ्रॉड हो जाता है तो उसकी आप शिकायत 1930 के टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर पर अवश्य दें और निकटतम पुलिस स्टेशन में भी इसकी शिकायत अवश्य करवाएं। आप कभी किसी भी प्रकार की कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसका सत्यापन अवश्य करवाएं और सत्यापन करवाने के उपरांत भी। वहीं डोईवाला नगर पालिका अध्यक्ष पद के और अन्य 20 वार्डों के लिए कांग्रेस के प्रत्याशी ने अब नए सिरे से आवेदन मांगने शुरू कर दिए हैं। बीते सोमवार से अध्यक्ष और सभासद पदों के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता और महिलाओं ने भी आवेदन के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मंगलवार तक आवेदन करने के समय सीमा के लिए निर्धारित यहाँ पर की गई थी। बता दें कि नगर निकाय में आरक्षण के बाद बदली हुई परिस्थितियों में कांग्रेस नए सिरे से संभावित प्रत्याशियों के आवेदन मांग रही है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष मोहित उनियाल ने बताया कि कांग्रेस मजबूत उम्मीदवार का चयन करेगी और चुनाव जीतेगी, इसीलिए नए सिरे से आवेदन किए जा रहे हैं। वहीं पर बुधवार के दिन निकाय प्रभारी और पूर्व सचिव प्रकाश जोशी डोईवाला निकाय चुनाव के लिए आवेदन कार्यकर्ताओं का इंटरव्यू जो है वो आज के दिन यानी बुधवार को लिया जाएगा। प्रत्याशी चयन के लिए हाईकमान और उनकी भावनाओं से अवगत भी करवाया जाएगा। देखिए, कई सालों से डोईवाला जो नगर पंचायत क्षेत्र था, उसके बाद नगर पालिका क्षेत्र हुआ, तो अध्यक्ष पद पर रिजर्वेशन था और करीब 3 बार से रिजर्वेशन अध्यक्ष पद पे था। अब जाकर ये सामान्य सीट आई है डोईवाला नगर पालिका की, जिससे डोईवाला क्षेत्र में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, उनमें उत्साह है। तो कुछ दिन पूर्व हमारे जो देहरादून जिले के निकाय चुनाव के लिए प्रभारी हैं प्रकाश जोशी जी, वो डोईवाला पहुंचे थे और सभी वार्डों के लिए प्रभारी नियुक्त किए गए थे। वार्डों में संगठन विस्तार का काम बहुत जोर शोर से चल रहा है और आज 2 दिन 16 और 17 तारीख तक हम लोग आवेदन ले रहे हैं, अध्यक्ष पद पे भी और सभासद पद पे भी। तो आज शाम 5 बजे तक आवेदन लिए जाएंगे। उसके बाद 19 तारीख को प्रभारी जी प्रकाश जोशी जी डोईवाला पहुंच रहे हैं और सुबह 10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक जितने भी लोग दावेदारी कर रहे हैं 1 to 1 उनके साथ इंटरव्यू लिया जाएगा। प्रकाश जोशी जी देना चाहिए था, मगर अब वो नगर पालिका क्षेत्र में है, बहुत बड़ा क्षेत्र ये हो चुका है, श्रेय की होड़ लगी है। मैं आज देख रहा था कि नगर पालिका में एक कार्यक्रम है, मंत्री जी आएंगे। निकाय के चुनाव के संबंध में कांग्रेस पार्टी से हम आवेदन लेने के लिए प्रभार हमको दिया गया है 16 और 17 तारीख से। आज शाम के 5 बजे तक सभी वार्डों के 20 और अध्यक्ष के हम सब आवेदन पत्र ले रहे हैं और परसों को यानी कि 19 तारीख को हमारे प्रकाश जोशी जो प्रभारी है हमारे डोईवाले के, वो आएंगे और स्क्रीन करके इंटरव्यू करके तब उसी तक की आगे की कार्रवाई पूरी होगी। इसके लिए हम शाम तक आने हैं, लेकिन अभी वहीं प्रदेश भर में निकाय चुनाव में आरक्षण जारी होने के बाद जहां निकाय चुनाव की रणभेरी बन चुकी है, वहीं खटीमा नगर पालिका में कई दशकों बाद सामान्य सीट होने के बाद इस बार चुनाव को लेकर प्रत्याशी और मतदाताओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। भूतपूर्व सैनिक संगठन ने भी इस निकाय चुनाव में अध्यक्ष सहित सभासदों में अपने प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर चुनाव को रोचक बना दिया है। तहसील परिषद में पूर्व सैनिक संगठनों द्वारा बैठक कर निकाय चुनाव में अपनी दावेदारी ठोकी गई। पूर्व सैनिकों ने भारतीय जनता पार्टी द्वारा यहां पर अध्यक्ष पद पर पूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष रिटायर्ड कैप्टन गंभीर सिंह धामी को टिकट दिए जाने की मांग की है। इसके साथ ही सैनिकों ने चेतावनी भी जारी की कि अगर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सैनिक संगठन अध्यक्ष को अध्यक्ष पद पर टिकट नहीं देती तो पूर्व सैनिक निर्दलीय रूप से अपना प्रत्याशी मैदान में उतार कर इस बार भारतीय जनता पार्टी का निकाय चुनाव मुखालफत करेगी।
हम आपको बता दें कि खटीमा नगर पालिका क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में पूर्व सैनिकों की जहां अच्छी संख्या है, पूर्व सैनिकों ने नगर पालिका में इस बार अध्यक्ष सहित सभासद पदों में पूर्व सैनिकों को उतारने के ऐलान के बाद भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं और अब बीजेपी की मुश्किलें जो है वो बढ़ भी सकती है। निकाय चुनाव में पूर्व सैनिकों की दावेदारी के उपरांत इस बार खटीमा नगर पालिका के चुनाव को रोचक होने की पूरी संभावना है। चुनाव की हमारी रणनीति है कि सबसे पहले तो जो हमारे यहाँ पर जितने वार्ड हैं, वार्डों में जो हमारे सैनिक बाहुल्य क्षेत्र हैं, यदि उनका यदि टिकट किसी कारणवश नहीं आया तो उसके लिए आज हम आपत्ति लगा रहे हैं कि इस कारणवश नहीं आया। और दूसरी बात यह है कि जो हमारा नगर पालिका अध्यक्ष के लिए मेरा स्वयं का नाम गया हुआ है संगठन को, भारतीय जनता पार्टी को, तो हम यहाँ पर क्योंकि पूरा सैन्य बाहुल्य क्षेत्र है, पूरी सैनिकों की आवाज यही आ रही है कि भाई इस बार जो है सैनिक संगठन को टिकट मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 80% जो है सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है जो यहाँ पर है। बाकी उसके अलावा जो सैनिक नहीं भी है तो उनके परिवार के रिश्तेदार में सभी तकरीबन जो खटीमा क्षेत्र है, जो गांव में बैठे हुए थे तो उनके मकान यहाँ पर आ गए, यहाँ पर शिफ्ट हो गए। और जो पिथौरागढ़ चंपावत के दोनों डिस्ट्रिक्ट है तकरीबन यहाँ पर भरपूर नगर पालिका में बैठे हुए हैं, जिससे कि पूर्व सैनिक को इस बार संगठन के द्वारा पूर्व सैनिकों को इस बार यहाँ पर दिया जाना चाहिए, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यहाँ पर पूर्व सैनिक उसमें हिस्सा ले सके। तो माना जाए कि अध्यक्ष तमाम जो वार्ड मेंबर है, पहली बात हम चाहते हैं जो हमारे सैनिक बाहुल्य क्षेत्र थे वहाँ पर हमारा जो है सैनिकों को 5 एक्चुअली जो वहाँ पर जीत मिलनी चाहिए। दूसरा, यहाँ पर आज हमारा जो है नगर पालिका जो अध्यक्ष के लिए हमारा सैनिक हमने पहले से तैयारी करी है और हमारा सैनिक बाहुल्य क्षेत्र भी है, हमने यहाँ पर कैप्टन गंभीर सिंह धामी का नाम दे रखा है। तो हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि साहब यहाँ पर सैनिकों का ध्यान रखते हुए हमारे कैप्टन सिंह गंभीर सिंह धामी को भाजपा की तरफ से टिकट मिलना चाहिए। अगर बाय द वे भाजपा ने कैप्टन गंभीर सिंह धामी का अगर टिकट नहीं दिया, हम जो है साहब अलग से निर्दलीय प्रत्याशी खड़ा करेंगे। अगर गंभीर सिंह धामी खड़े होते निर्दलीय ठीक है, अगर गंभीर सिंह धामी निर्दलीय खड़ा नहीं होते तो हमें एक अपना सैनिक निर्दलीय खड़ा करेंगे हम, और भाजपा का सारे बाइकआउट करेंगे हम साहब। ये हम संदेश देना चाहते हैं सरकार से। आपका नाम सब पूरा? मेरा नाम कैप्टन नारायण जी। उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र के नवनियुक्त जिलाधिकारी जसपुर सतर सिंह चौहान के अस्पताल में रैन बसेरों का निरीक्षण किया गया। साथ ही नगर पालिका और नगर पंचायत को ठंड के मद्देनजर शहर में जगह जगह अलाव जलाने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। उप जिलाधिकारी जसपुर सतर सिंह चौहान ने बताया कि उनके द्वारा रैन बसेरों का निरीक्षण किया गया। रैन बसेरों में थोड़ा बहुत कार्य होना है, जिसके लिए निर्देश भी दे दिए गए हैं। साथ ही नगर पालिका और नगर पंचायत को भी निर्देश दिए गए, जो भी नगर पालिका का क्षेत्र है जहां ज्यादा लोग रहते हैं या फिर जहां पशुओं के रहने की संभावना है, वहां अलाव जलाने का कार्य शुरू हो जाएगा और जो भी निर्देश दिए गए हैं उसका पूर्ण पालन करवाया जाएगा। जी, आज हमने निरीक्षण किए हैं। पहले हम लोग रैन बसेरे को देखने गए थे। रैन बसेरे में कुछ अभी थोड़ा बहुत कार्य होना है, उसके लिए हमने निर्देश दिए हैं कि इसको कल तक हर हाल में पूरा कर लिया जाए। इसके अलावा जो नगर पालिकाएं हैं उनको भी निर्देश दिए गए हैं कि जो भी नगर पालिका का क्षेत्र है जहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं जिस एरिया में, या जहाँ पे पशुओं के रहने की संभावना है, तो वहाँ पे अलाव जरूर जलाएं। तो ये अलाव जलाने का कार्य तो शुरू हो जाएगा आज से ही, और जो निर्देश दिए उसका भी पालन कराएगा। वहीं जिला अल्मोड़ा सियालदे विकास खंड के इकूखेत में उत्तराखंड जन कल्याण समिति सहित विभिन्न संगठनों के लोगों ने शिक्षा, स्वास्थ्य, साथ ही साथ कालिंका मोटर मार्ग, स्थायी राजधानी गैस सैन्य, मूल निवास भू कानून, जड़ी बूटी उद्योग, गौसदन, बिजली सब स्टेशन बनाने, इकूखेत के लिए पॉलिटेक्निक और सामुदायिक भवन, जंगली जानवरों के फसलों को बचाने सहित आदि मांगों को लेकर बैठक की। बैठक में पदाधिकारियों का कहना है कि सरकार प्रशासन की ओर से कोई सकारात्मक कार्यवाही करवाएगी। मूल सुविधा न होने के कारण तेजी से पलायन बढ़ रहा है, लेकिन जो ग्रामीण है उनकी समस्याओं पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने दूरस्थ क्षेत्र में आके जनता की समस्या को समझा, इस मुद्दे को शासन प्रशासन में पहुंचाने का निर्णय लिया है। और साथ ही 30 सितंबर से 14 अक्टूबर तक हमारा 15 दिनों का कर्मी अनशन यहाँ पे चला था। तमाम विभागों के लोग यहाँ पे आए थे और उनके आश्वासन के बाद 15 दिन के बाद उस धरना स्थल को स्थगित किया गया था 4 महीने का समय लेकर। लेकिन अभी तक 2 महीने पूरे होने वाले हैं, अभी तक
विभाग द्वारा कोई सार्थक कदम नहीं उठाया गया है, कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और 30 दिसंबर को हम लोग यहाँ पे आक्रोश रैली इस संदर्भ में करने जा रहे हैं और 5 महीने में अगर ये मांगे पूरी नहीं होती तो हम पुनः आमरण अनशन और यहाँ पे उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। और साथ ही साथ जो हमारे क्षेत्र की जो मूल समस्या है, मगरूखाल, तंसारी खंड, कालिंका मोटर मार्ग, जड़ी बूटी उद्योग, चंदौली में 4 बेड का अस्पताल, जो 2019 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा ने काशीपुर में अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में बैठकर लोगों की फरियाद को बड़ी बारीकी से सुना और उनके द्वारा कुछ फरियादियों का मौके पर ही निस्तारण किया गया, जबकि कुछ लोगों के मामले को लेकर अपने अधीनस्थ जो अधिकारी हैं उनको निर्देशित किया गया कि किसी की भी समस्या है उसको 1 सप्ताह के अंदर पूर्ण किया जाए। यहाँ पर बता दें कि जब से लोगों को पता चला है कि जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रत्येक मंगलवार को अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय काशीपुर में बैठते हैं, तब से फरियादियों की भीड़ लग गई है। आज भी लगभग 80 से 100 फरियादी अपनी फरियाद लेकर एसएसपी से मिले। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने लोगों को आश्वस्त किया कि जिनकी भी जो भी समस्या है वो व्यक्ति मंगलवार को उनसे यहाँ पर बेझिझक होकर मिल सकता है। मंगलवार को मैं काशीपुर के इस ऑफिस में बैठने लगा हूँ, जिसमें मुझे लगता है कि उन लोगों को जो कि काशीपुर, जसपुर, बाजपुर इस एरिया से रुद्रपुर नहीं पहुँच पाते हैं, उनके लिए सुविधा हुई है। और करीब 70 से 80 लोग मिलने के लिए मेरे पास आते हैं और हमारी कोशिश है कि मैक्सिमम विकासनगर के बाबूगढ़ स्थित तेलपुर की तरफ से आ रही नहर का पानी ओवरफ्लो होकर लोगों के घरों में और दुकानों में घुस रहा है। यही नहीं, पानी सड़क पर भी बह रहा है, जिससे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। विशेषकर स्कूल आने जाने वाले बच्चों को भारी दिक्कतें पेश आ रही है। लोगों ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को भी इसकी सूचना दी, लेकिन अभी तक उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाया। आपको बता दें कि सिंचाई विभाग से कुछ अधिकारी निरीक्षण करने पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने अभी तक इस समस्या का कोई समाधान जो है वो नहीं किया। अमूमन लोगों ने देखा है कि लोगों के घरों में पानी घुस रहा है, दुकानों में घुस रहा है। इसका कारण है कि पुलिया जो है, पुलिया में कुछ पाइप है, पाइप की वजह से जो कबाड़ा आ रहा है वो उसको रोक रहे हैं। अंदर भी जो है फंस रहा है, इससे पानी का जो है बहाव हो जा रहा है। इसके लिए मैंने खुद एक बांस लाया है और कोशिश की कि मैंने पानी को बहाव को हटाया जाए, इस रोक को, लेकिन नहीं हो पा रहा है। ये पानी कहाँ से आ रहा है? ये नहर का पानी आ रहा है जल विभाग का, तो इसके लिए जो है जल विभाग को जो है समय से इसको पानी बंद करके इसको ठीक करना चाहिए, ताकि लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। जो लोगों के घर में पानी घुसा है और दुकानों में घुसा है, तो सिंचाई विभाग अभी तक आई नहीं क्या? सिंचाई विभाग आया है, उन्होंने निरीक्षण करके चले गए, तो पानी को उन्होंने अभी बंद किया है और आगे के साथ कार्रवाई करेंगे। पर एक वरिष्ठ नागरिक होने के नाते मैं खुद मिलकर भारतीय सेना में और फायर ब्रिगेड में नौकरी करने के बाद मैंने खुद सोचा कि ये खुद को करूँ और थोड़ा मैं इससे सफलता भी पाई है, लेकिन अभी इसकी कार्रवाई जो है पूरी नहीं हो पा रही है और इसके लिए सिंचाई विभाग को जल्द से जल्द इस पर कार्य करना चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम जितेंद्र प्रसाद है। ये मतलब नहर है और किसी वाली रोड में पानी भरा, हम कंप्लेन कर रहे हैं, कोई कोई भी सुन रहा है। हमारे घरों में रोज पानी भर जाता है, बच्चों को इसको छोड़ने में दिक्कत हो रही है, दुकान में हमारे पानी घुस जा रहा है, काम करने में बहुत परेशानी हो रही है। आपने इसकी कंप्लेंट करी आज तक? चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।